Hello everyone, Ashutosh here. How are you all? I hope you're doing well. Today in this video, we are going to talk about the action potential and the graph of it. So what are the phases in that और action potential क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए नोटिफिकेशन बेल ताकि आप ऐसी कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सकें। अगर आपने एस डी कर्व वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में आई बटन में जाके जरूर चेक कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्शन पोटेंशियल। तो हम देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसमें क्या क्या फेजेस होते हैं और हर फेज का जो है क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना आखिरी तक देखना, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कि एक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है और उसका ग्राफ क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो बढ़ते हैं सीधे ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ पे बढ़ने से पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो हम पहले एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो व्हाट डज एक्शन पोटेंशियल मीन्स? सो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आफ्टर द एक्साइटेशन इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल सिंपल एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होते हैं जो हमारी जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन होती है उस पर बहुत सारे जो है चेंजेस होते हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं ड्यू टू द स्टिमुलस की वजह से हमारे जो नर्व है, न्यूरॉन है, वो एक्साइट हुआ और उसकी वजह से हमारे चेंजेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आए। तो वो चेंजेस जो हैं हमको ग्राफ के फॉर्म में जो है सिग्निफाई होते हैं, जो कि हमारा एक्शन पोटेंशियल ग्राफ होता है। तो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आफ्टर द एक्साइटेशन इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। तो जो भी एक्साइटेशन के बाद में, यानी कि स्टिमुलस देने के बाद में जो भी चेंजेस होंगे वो हमको क्लियरली एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ में शो होंगे। सो दिस इज व्हाट द एक्शन पोटेंशियल मीन्स। अब इधर जो है वो ड्यू टू द स्टिमुलस इन द एक्शन पोटेंशियल द परमिएबिलिटी इज वेरी वेरी हायर फॉर सोडियम एज कंपेयर टू द पोटेशियम विच यूज वाइस वर्सा इन केस ऑफ आरएमपी। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने देखा था कि 3 सोडियम जो है उसका इन्फ्लक्स होता है, पोटेशियम बाहर जाता है, 2 पोटेशियम्स। तो वो जो है हम आगे क्लियर करने वाले हैं इस पॉइंट को। बट शॉर्ट ये है कि स्टिमुलस की वजह से हमने बोला है कि सोडियम की परमेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा रीज़न है इसका। और हमको जो है अगर हमको इलेक्ट्रोड्स लगेंगे इधर, अगर हमको रिकॉर्ड करना है कि उसका आरएमपी क्या है, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है उसको नोट करने के लिए हमको जो है वो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ते हैं ताकि हम जान सके कि आरएमपी उस पर्टिकुलर न्यूरॉन का भी क्या है। और इधर जो है ये ग्राफ अभी हम आगे देखने वाले हैं। मैंने शॉर्ट बताया कि इधर कैसे डीपोलराइजेशन होता है, कैसे रीपोलराइजेशन होता है और कैसे वापस वो अपने स्टेज को रीगेन करता है और किस तरीके से उसमें सोडियम इन्फ्लक्स होता है, कैसे कैसे पोटेशियम इन्फ्लक्स होता है, ये सब आगे हम देखेंगे। तो ग्राफ में आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्लियर होनी चाहिए और कैसे मेम्ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं वो हम देखते हैं ताकि हमको ग्राफ और क्लियर हो जाए। तो पहला जो है हमको ये पता होना चाहिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक वोल्टेज डिफरेंस होता है व्हेन द न्यूरॉन्स इट इज एट रेस्ट। तो जब न्यूरॉन्स या नर्व्स रेस्ट पे होती है तब जो वोल्टेज डिफरेंस होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसी को हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये न्यूरॉन्स के लिए बेसिकली -70 मिलीवोल्ट्स होता है, वाइल फॉर द मसल्स इट इज -90 मिलीवोल्ट्स। तो इधर जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्यों लगाते हैं? बिकॉज अंदर का जो मेम्ब्रेन पहले होता है वो हमारा नेगेटिव इन चार्ज होता है। तो अंदर जो नेगेटिव एनवायरनमेंट अंदर होने की वजह से हम लोग जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 MV लिखते हैं। दैट इज टू से माइनस क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं क्योंकि अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव है, इसीलिए। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस है इसका -70 MV। तो -70 मिलीवोल्ट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर द न्यूरॉन्स विच इज एट रेस्ट। तो ये पोलराइज्ड सेगमेंट है, यानी कि हमारा जो पॉजिटिविटी बाहर दिख रही है ड्यू टू सोडियम, और ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट। तो पॉजिटिविटी बाहर है यानी कि सोडियम बाहर है अभी, ओके। एंड नेगेटिव हमारा जो प्रोटीन की वजह से कुछ प्रोटीन्स होते हैं और इन सब की वजह से हमारा जो है नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारा अंदर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये नेगेटिव साइन आता है और हमारा -70 मिलीवोल्ट्स हमको जो है इनिशियल हमको आरएमपी यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलता है। फिर क्या होता है, जैसे हमारा स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आने के बाद
सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है हमारी डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन यानी कि हमारा जो आरएमपी था पोलराइज सेगमेंट में, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो उसमें जो चेंजेस आएंगे वो ये आएंगे कि हमारा जो पोलराइज सेगमेंट है वो कुछ ऐसा दिख रहा था जहाँ पे -70 मिलीवोल्ट्स मेंटेन था। बट अब क्या होगा कि हमारा जो सोडियम है, जैसे एक थ्रेशोल्ड अचीव होता है, हमारा जो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है इन्फ्लक्स चालू हो जाता है। तो सोडियम पहले पहले बाहर था इधर, अब जो है सोडियम का चालू हो जाता है इन्फ्लक्स। तो सोडियम अंदर आता जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, सोडियम अंदर ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिविटी अंदर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाता है और बाहर का एनवायरनमेंट हो जाता है नेगेटिव। तो ये हमारा जो है ये डीपोलराइज्ड सेगमेंट है और ये हमारा पोलराइज्ड सेगमेंट है। ओके, तो ये हमारा पोलराइज्ड सेगमेंट है और ये हमारा डीपोलराइज्ड सेगमेंट है। तो इस तरीके से जो है डीपोलराइजेशन होता है। और जैसे ही एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड यानी कि +30 MV या फिर +35 या इस लेवल पे जब पहुंचता है हमारा, तो उसके बाद हमारा जो सोडियम गेटेड चैनल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं और उनके क्लोज होने की वजह से हमको एक स्टेज दिखती है जिसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो हमको रीपोलराइजेशन की जो स्टेज है वो दिखती है। तो बेसिकली रीपोलराइजेशन में जो है वो हमको पोटेशियम जो है वो बाहर जाता है बिकॉज ऑफ सोडियम जो है अंदर ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन है वो अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो गई थी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिकली हमारा जो है वो पोटेशियम जो है हमारा बाहर जाता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये हमारा स्टेज हो गया जिसको बोलते हैं पोटेशियम इफ्लक्स। इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम इफ्लक्स। तो ये हमारा सेगमेंट था पोलराइज वाला सेगमेंट। फिर हमारे ये चेंजेस हुए जहाँ पे हमारा सोडियम इन्फ्लक्स हुआ था डीपोलराइज सेगमेंट में। फिर हमारा ये रीपोलराइजिंग सेगमेंट है या रीपोलराइजेशन है जहाँ पे हमारा पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो पोटेशियम बाहर जा रहा है तो इधर हो रहा है रीपोलराइजेशन। तो ये हमारा स्टेज रीपोलराइजेशन वाला है। तो इस तरीके से हमारा रीपोलराइजेशन होता है आफ्टर द स्पाइक जब अचीव हो जाता है। उसके बाद जब चैनल्स क्लोज हो जाएंगे उसके बाद हमारा रीपोलराइजेशन वाला स्टेज दिखेगा। और फिर जो है हमारा सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो है वो एक्ट करता है ताकि उसका जो RMP है जो हमारा -70 मिलीवोल्ट्स था वो हमको वापस अचीव हो जाए। तो इस तरीके से जो है वो एक्शन पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो काम करता है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ में कि एक्चुअली ये कैसे उधर अप्लाई होता है और कैसे हमको ग्राफ ऑब्टेन होता है। तो चलिए देखते हैं कि ग्राफ क्या सिग्निफाई करता है हमको। तो ये जो है वो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ होता है और इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। इधर जो है हमारा जो है एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम प्लॉट होता है जो कि हमारा मिली सेकेंड्स में होता है और वाई एक्सिस पे हमारा बेसिकली मिली वोल्ट्स में हमारा जो स्टिमुलस है, हमारा जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो रिप्रेजेंट होता है। तो मिली वोल्ट्स में इधर हमारा स्ट्रेंथ है और इधर हमारा टाइम है इन मिली सेकेंड्स। तो इधर मिली वोल्टेज में हमारा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इधर हमारा टाइम मिली सेकेंड्स में है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो मार्किंग्स करते हैं इधर। और ये जो है वो स्टार्ट होता है ग्राफ -70 मिलीवोल्ट्स है, क्योंकि हमने बोला है कि न्यूरॉन्स के केस में वो जो है -70 मिलीवोल्ट्स का बेसिकली एक RMP होता है यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो उधर से स्टार्ट करके वो एटलीस्ट मैंने बोला था कि 30-35 के पीक पे जाके वो चैनल्स जो है वो क्लोज हो जाता है जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन होता है। तो हमारा ऑलमोस्ट जो आएगा पीक इसका वो +35 MV के आसपास आएगा। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से कैसे वो जो है वो ट्रिगर होता है और कैसे पूरा जो है हमारा एक्शन पोटेंशियल बनता है। सबसे पहले जो है -70 MV से हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमको पता है कि न्यूरॉन्स के लिए बेसिकली -70 मिलीवोल्ट्स ही होता है स्टार्टिंग। तो इधर से हमने जो है ग्राफ स्टार्ट किया है और जो हमारा सबसे पहला चीज़ है वो हमारा क्या है, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। तो ये स्टिमुलस आर्टिफैक्ट होता क्या है, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, यानी कि इस पॉइंट तक तो हमने जो है वो स्टिमुलस नहीं दिया है और इस पॉइंट पे आके हमने जो है वो स्टिमुलस दिया है, यानी कि स्टिमुलस आर्टिफैक्ट यानी कि पॉइंट ऑफ स्टिमुलस। तो ये हमारा क्या है बेसिकली, ये हमारा बेसिकली है पॉइंट ऑफ स्टिमुलस। तो ये पॉइंट ऑफ स्टिमुलस है, तो इधर हमको कुछ चेंजेस दिख रहा है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। तो स्टिमुलस आर्टिफैक्ट के बाद में यानी कि पॉइंट ऑफ स्टिमुलस देने के बाद में जो है हमको फायरिंग होने तक हमको एक लेटेंसी दिखती है, यानी कि एक गैप दिखता है जिसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट पीरियड। यानी कि वो डिपेंड करता है हमारा डिस्टेंस पे और स्पीड ऑफ कंडक्शन पे कि किस तरीके से हमारा स्टिमुलस जो है वो ट्रैवल कर रहा है और किस तरीके से हमारा जो है वो डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो लेटेंसी हमारी डिसाइड होगी और उस हिसाब से लेटेंट पीरियड भी वेरी करेगा। तो लेटेंट पीरियड हमको जो है वो स्टिमुलस आर्टिफैक्ट के बाद में यानी कि स्टिमुलेशन देने के बाद में जो हमको गैप जो दिखती है एक्साइटेशन आने के पहले, मतलब स्टिमुलस से लेकर के एक्साइटेशन आने तक
के बीच में जो गैप रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग लेटेंट पीरियड। सिंपल सा लेटेंट पीरियड का मतलब ये है कि जो गैप एक्साइटेशन देने के बाद से लेकर के आई मीन टू से स्टिमुलस देने के बाद से लेकर के एक्साइटेशन जब तक ना आ जाए तब तक का जो गैप रहता है दैट गैप इज नोन एज लेटेंट पीरियड। और ये लेटेंसी सबके अलग अलग रहती है। और लेटेंसी आने का एक और रीज़न जो है वो हमारे बॉडी में केमिकल सिनेप्सिस का होना, यानी कि हमारे बॉडी में केमिकल सिनेप्सिस का नंबर इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सो ड्यू टू दैट केमिकल सिनेप्सिस हमारे जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है वो धीरे धीरे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो हमारा स्टिमुलस है वो आगे पहुंचने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमको जो है एक लेटेंसी दिखती है, लेटेंट पीरियड दिखता है। अब इस लेटेंट पीरियड के बाद जब वो अचीव हो जाता है उसके बाद हमको एक जो है एक फायरिंग लेवल दिखता है, यानी कि -55 हम जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो -55 मिलीवोल्ट्स इज कंसिडर्ड एज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो उस स्टिमुलस पे हमारा जो है वो फायरिंग होती है, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड हमको मिलीवोल्ट है, हमको जो रिक्वायर्ड एक्शन पोटेंशियल है वो हमको अचीव हो जाता है एक तरह से। तो इससे जो है वो फायरिंग होती है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। जैसे हमने अभी डायग्राम्स में डिस्कस किया था कि हमारा किस तरीके से जब एक स्टिमुलस आता है तब हमारा सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स चालू होता है। तो वो इन्फ्लक्स होने की वजह से जैसे -55 मिलीवोल्ट्स हमारा जब अचीव होता है ना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में, तब क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो ओपन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से रैपिड इन्फ्लक्स सोडियम का अंदर होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो उसके अंदर आने की वजह से धीरे धीरे जो है हमारा इधर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता जाता है मिलीवोल्ट्स में, और अंदर की जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हमने पहले देखा था कि अंदर का इन्वायरमेंट पूरा पॉजिटिव हो गया था सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से, क्योंकि वो सोडियम रैपिड इन्फ्लक्स आ रहा है और सोडियम की मात्रा अंदर लगातार बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमको एक स्पाइक दिखता है पॉजिटिविटी में, जो कि वो ऑलमोस्ट +30 से लेकर के +35 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमको ओवर शूटिंग दिखती है, जिसको बोलते हैं स्पाइक। तो जैसे हमारा स्पाइक अचीव होता है उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो एक पर्टिकुलर +35 या इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आके हमारा जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं और वो हो जाते हैं क्लोज। और उनके क्लोज होने के बाद हमारा अंदर जो है वो नेगेटिविटी चालू हो जाती है, बिकॉज जब सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारा जो है पोटेशियम का इफ्लक्स चालू होता है। बिकॉज अंदर सोडियम की वजह से पॉजिटिविटी ज़्यादा हो गई है, तो हमारा जो मेम्ब्रेन उसका इम्बैलेंस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम जो है पोटेशियम जो है उसको बाहर भेजते हैं। तो पोटेशियम जाता है बाहर, जिसको बोलते हैं पोटेशियम इफ्लक्स, यानी कि पोटेशियम का चालू होता है इफ्लक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग रीपोलराइजेशन। तो पोटेशियम का चालू होता है इफ्लक्स, और अगर पोटेशियम इफ्लक्स होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो पॉजिटिविटी है वो होगी कम, और उसकी वजह से हमारा धीरे 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 क्या होगा कि हमारा जो मिलीवोल्ट्स है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, धीरे 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 इट विल रिड्यूस। तो हमारा जो है ये रिड्यूस होता जाएगा, तो क्योंकि हमारा पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है। तो क्या होता है, अब ये पोटेशियम इफ्लक्स तो हो गया, बट उसके बाद भी क्या होता है कि पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो सोडियम के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं क्लोज होने के लिए। तो वो बहुत धीरे धीरे क्लोज होते हैं पोटेशियम चैनल्स। तो हमको एक छठी स्टेज दिखती है, जिसको बोलते हैं हम लोग आफ्टर डीपोलराइजेशन, यानी कि पोटेशियम इफ्लक्स इज़ वेरी वेरी स्लोअर हियर। तो इधर बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ये स्टेज हमको बहुत धीरे धीरे दिखती है। तो डीपोलराइजेशन बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स जो है वो बहुत स्लो क्लोज होते हैं। तो डीपोलराइजेशन हमारा जो मतलब रीपोलराइजेशन जो है हमारा हो रहा है, और इधर हमारा थोड़ा इफेक्ट बच जाता है उसका, और फिर ग्राफ और ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन में चला जाता है, क्योंकि पोटेशियम चैनल स्लो टू क्लोज है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो और फर्दर नेगेटिविटी में चला जाता है, जाता रहता है, बट अप टू अ सर्टेन स्टेज। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो सोडियम पोटेशियम ATPase हमने जैसे देखा था पहले, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ड्रॉपिंग कंटिन्यूस ड्रॉपिंग जो हमारा मिलीवोल्ट्स में आ रहा था वो स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। तो वो एक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ड्रॉपिंग पोटेंशियल लगातार हमारा जो कम हो रहा था वो वापस जो है नॉर्मलाइज होने लग जाता है, और वापस वो -70 MVAR की जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको अचीव कर लेता है। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम ATPase भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको अचीव करने के लिए, जो नॉर्मल स्टेज है उसको। तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ हमको ये चीज़ें बताता है कि कैसे स्टिमुलस आया
और उसने क्या क्या चेंजेस किए हमारे मेम्ब्रेन में। जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस हम बोल रहे थे वो यही सारे सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है जो हमने इधर डिस्कस किए हैं पॉइंट वाइज। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन में बोला था एक्शन पोटेंशियल की कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेस जो होते हैं उसमें, दैट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। तो इस ग्राफ के थ्रू हमको क्लियर सिग्निफाई हो रहा है कि एक्शन पोटेंशियल में क्या क्या होता है, और जब स्टिमुलस आता है कि तब क्या क्या चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने स्टेजेस देखी। पहले हमारा जो है स्टिमुलस आर्टिफैक्ट है, यानी कि पॉइंट ऑफ स्टिमुलस है, तो हमारे इधर स्टिमुलस आएगा। फिर हमको दूसरा स्टेज दिखेगा लेटेंट पीरियड। तो लेटेंट पीरियड में क्या होगा, बेसिकली एक लेटेंसी बनी रहेगी, गैप बना रहेगा जब तक कि वो फायरिंग ना हो जाए। तीसरा स्टेज होता है फायरिंग लेवल। एक बार हमको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अचीव हो गया उसके बाद होगी फायरिंग। फायरिंग होने के बाद क्या होगा, रैपिड हमारा जो सोडियम गेटेड चैनल से ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से होगा डीपोलराइजेशन, और वो अप टू एक सर्टेन पॉइंट तक होगा। उसके बाद स्पाइक आने के बाद हमारा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम इफ्लक्स होगा। इफ्लक्स होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रीपोलराइजेशन। तो उसके बाद में जो है वो हमारा पोटेशियम चैनल बहुत स्लो होता है क्लोज होने के लिए, तो वो और नेगेटिव में जाता रहेगा, बट अप टू सर्टेन पॉइंट उसके बाद में हमारा जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो उसको ओवरटेक कर लेगा, और ये जो पूरा नेगेटिविटी उसको ओवरकम करके वापस उसको नॉर्मल आरएमपी पे लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा एक्शन पोटेंशियल ग्राफ है ये काम करता है, और इसको इस तरीके से जो है वो ड्रॉ किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है। गाइस एक दो पॉइंट्स और, एक चीज़ होती है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक हमने देखा है कि हमारा जो नेक होता है, न्यूरॉन्स का जो हमारे स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है पूरा, तो उसके बीच में हमारा होता है एक्सॉन हिलॉक। तो एक्सॉन हिलॉक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगर पॉइंट या ट्रिगर जोन। बहुत सेंसिटिव होता है, और इधर हम लोग स्टिमुलस दिया तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स जो हमको देखने को मिलते हैं ये जो एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ में। और एक और पॉइंट है कि लेटेंट पीरियड इज शॉर्टर इन केस ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स। हमको पता है कि दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, जिसमें माइलिन शीथ होती है वो माइलिनेटेड होता है, और जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती है वो नॉन माइलिनेटेड। तो लेटेंट पीरियड हमारा माइलिनेटेड फाइबर्स के केस में ज़्यादा होता है, बिकॉज आई मीन टू से शॉर्ट होता है, क्योंकि उनमें जो है कंडक्शन जो है वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उनमें माइलिन शीथ है तो कंडक्शन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और अगर नॉन माइलिनेटेड होगी तो कंडक्शन हो जाएगा बहुत ज़्यादा स्लो। तो लेटेंसी जो है, लेटेंट पीरियड हमारा माइलिनेटेड फाइबर्स के केस में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उनके केस में हमको लेटेंट पीरियड कम दिखेगा। तो ये थे वो दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं बताने वाला था। इसके अलावा आई होप आपको पूरा जो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ क्या है, और उसमें क्या क्या फेजेस होते हैं और वो क्या क्या सिग्निफाई करते हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आई होप आपको एक्शन पोटेंशियल की सारी कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, then please do subscribe and hit that notification bell too. You can also follow me on various social media handles, and if you have any of the topic suggestion, then you're very free to comment down in the comment section. चलिए guys, मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, keep watching and keep sharing my videos. So until next time, Ashutosh here, signing off.